हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज़ को, और जिसके तहत ये हमारा छठा लेक्चर है। इससे पहले के 5 वीडियोज़ में हम देख चुके हैं 5 टॉपिक को, और आज का हमारा टॉपिक है संघीय विधायिका। अगर आपने शुरुआत के वो जो 5 वीडियोज़ हमारे हैं वो 5 टॉपिक पूरे के पूरे कवर करते हैं, उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो हमारी फेडरल लेजिस्लेचर है उसको देखने वाले हैं, संघीय विधायिका को। हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो कैसे काम करती है, उसके अंदर जो भी जितने भी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे हम देखने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 1 घंटे के ऊपर का। आपको इसको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपके आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये न सिर्फ एमसीक्यू सीरीज़ है बल्कि आपके इनमें जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए वो भी शामिल किए गए हैं, और इसके साथ साथ आपका इसकी जो व्याख्या है उसके माध्यम से आपका कंप्लीट ये वाला चैप्टर भी कवर होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संघीय विधायिका को। और इसके तहत जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने आप को पर्याप्तता अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसे सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसको है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो भी हमारे सांसद होते हैं वो हिंदी अथवा अंग्रेजी में अगर उनको नहीं आती, यानी कि अगर उनको सिर्फ और सिर्फ कोई रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे मलयालम, तेलुगु वगैरह अगर आती है, तो उनको अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए उसका अधिकार कौन प्रदान करेगा, ये है। तो पहला ऑप्शन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा उनकी जगह में सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति। तो अगर वो राज्यसभा का व्यक्ति है तो राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, या अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर जो कार्यरत पदासीन व्यक्ति वो उसको प्रदान करेगा। तो ये वाला सही है। अगला है लोकसभा का सभापति। लोकसभा का अगर सदन है तो लोकसभा का सभापति या जो पदासीन उस समय व्यक्ति होगा वो देगा। तो लोकसभा के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा को राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों उसको ये आदेश प्रदान करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, जो सदन का नेता होता है वो इसको प्रदान नहीं करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि संसद का कार्य अंग्रेजी में या हिंदी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय अथवा उनकी जगह में सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति या लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उनकी जगह में सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य अक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हालांकि पिछले अगर आप 2 सालों के पीवाईक्यू देखेंगे यूपी पीसीएस का, और अभी जो आरओ का पेपर जो कैंसिल किया गया है उसमें भी इस टाइप के सवाल पूछे गए, यानी कि ये लोग अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आपको ऐसे सवाल अब छोड़ने नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं यूपी पीसीएस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण कौन सा है। ठीक है, तो संविधान की लोचनशीलता ऐसा नहीं है, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन, यही जो है कार्यपालिका और विधानमंडल का जो संयोजन है यही संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में जो कार्यपालिका होती है, यानी कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये सारे लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं विधानमंडल का ही भाग या उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भारत की संसदीय प्रणाली का एक संक्रमणीय गुण आएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता, ये संसदीय संप्रभुता तो भारत में है ही नहीं, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, लेकिन ये इसका संसदीय प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी यही लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो ये देती है संसद। आपको पता होगा, हमने जो हमारा दूसरा नंबर का लेक्चर तय किया था भारत और उसका राज्य क्षेत्र नागरिकता वाला चैप्टर, उसमें यह सब हमने देखा था कि नए राज्य कौन कैसे बनते हैं, कैसे भारत में विलय होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 में ऐसी बात कही गई है कि संसद द्वारा जो है वो नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या फिर किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है, किसी नए राज्य को तोड़कर उसे अलग राज्य बनाया, ये सब हमारा जो संसद कार्य करती है, या फिर किसी क्षेत्र को नया नाम भी संसद ही देती है। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसको है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है वो संसद को है, और अगर संसद न रहकर स्पेशली अगर पर्टिकुलरली अगर आपको ऑप्शन राज्यसभा दिया रहता तो इसमें राज्यसभा जो है वो सही जवाब होता। ठीक है, और नए राज्यों की जो सृजन की शक्ति है
उसके तहत अनुच्छेद 312 आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित, मैंने कहा ना राज्यसभा इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाती है, राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ व राज्यों के लिए सम्मिलित एक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध करेगी। ठीक है, ओवरऑल आपको इतना याद रखना कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आर्टिकल 312 संसद या फिर राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे सवाल आपके पीसीएस और आरओ में खूब पूछे जाते हैं। ठीक, यही बात इसकी व्याख्या में लिखी गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और संविधान धन विधेयक के लिए कौन सा है, अनुच्छेद 109, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 109 के तहत क्या है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन 109 में किया गया है। ये जो अनुच्छेद जो भी आपके इसमें आ रहे हैं उन अनुच्छेदों को आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले अनुच्छेद हैं। ठीक है, धन एवं वित्त से संबंधित विधेयकों पर लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक बिल की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, परंतु उसे स्वीकार करना या ना करना लोकसभा पर निर्भर करता है। ये लाइन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी प्रणाली है, तो भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली है। ठीक है, अब देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार भारत में है, ब्रिटेन में है, अध्यक्षात्मक सरकार अमेरिका में है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली है, इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। इसकी एक ये मतलब विशेषता होती है, आप लोग याद रखेंगे कि संसदीय सरकार में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कि वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। ठीक है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसमें एकल नागरिकता होती है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है और विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, और ये सब ब्रिटेन से ली गई। ये सारी जो बातें लिखी गई हैं ये कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं संसदीय सरकार की विशेषताएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अब बनने लगे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों नहीं होते हैं तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य जो है वो इसकी अध्यक्षता करती है। होता क्या है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों के अतिरिक्त 10 लोगों की सूची बना दी जाती है हायरार्की के हिसाब से, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक। अब अगर ये दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उन्हीं 10 में से पहला वाला रहेगा, अगर वो नहीं तो दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, ऐसे करके वो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और बाकी सदन के नामित सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य, ये सब मतलब उसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी यही बात लिखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो भारत में कानून बनाना आपको पता है राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन मिलकर के कानून बनाते हैं। पहले संसद उसको पारित करती है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी यही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदनीय पद्धति अनिवार्य लक्षण है। तो इसमें जो संसदीय प्रणाली है इसमें द्विसदनीय अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, संघीय प्रणाली में ऐसा नहीं, राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा नहीं और एकात्मक प्रणाली में भी ऐसा नहीं है। जैसे अपने यहाँ भारत में भी संसदीय प्रणाली है तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा ये 2 सदन हैं। ठीक है, तो ये संसदीय प्रणाली का अनिवार्य लक्षण है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को चुना है। वर्ष 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इस द्विसदनात्मक व्यवस्था को संविधान के द्वारा संसद नाम दिया गया था। अतः संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वर्ष 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा जो टर्म है ये 1954 में अपनाया गया था। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, या इसी को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का
कथन था, ये बात आप याद रखेंगे। इस टाइप के जो भी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोग इनको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप 1 से 2 क्वेश्चन आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। ये इन जो भी हमारे महान विचारक या नेतागण लोग हुए थे, इन्होंने किसी भी व्यवस्था के बारे में कुछ भी कहा है वहाँ से सवाल पूछा जाता है, और अम्बेडकर जी के बारे में तो काफ़ी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पश्चिमी प्रणाली के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत है, और भारत को पूरे विश्व में लोकतंत्र की बेहतर उदाहरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त समिति कहते हैं, ठीक है। अगर कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं संयुक्त समिति, ठीक है। अब हम समितियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या में, कि वस्तुतः संसदीय समितियां 2 तरह की होती हैं, एक तो स्थायी समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है, ठीक है। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि वो अविरलता के आधार पर कार्य करती हैं, यानी कि वो कंटिन्यू काम करती हैं, और जिसका गठन प्रत्येक वर्ष समय समय पर कर दिया जाता है। और तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं, यानी कि जब इनकी ज़रूरत लगती है तब ये गठित की जाती हैं, ठीक है। तथा जिस उद्देश्य से उसका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ये अस्तित्व विहीन हो जाती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको पता है, जनता लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करती है, ठीक है। भारतीय संसद में जनता द्वारा निर्वाचित सदन लोकसभा होता है। यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसकी 250 है अधिकतम सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो लोकसभा में भूभागी प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। भूभागी प्रतिनिधित्व हिंदी का टर्म है, इसको आप लोग रट लेंगे एक तरह से। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अनुपातिक और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बल्कि भूभागी प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागी प्रतिनिधित्व को प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अगर राज्यसभा होता तो ये वाला आंसर सही होता, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं, एकल हस्तांतरण मत और सूची व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1985 में पारित किया गया था। 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, और इसमें संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित है, ठीक है। और इसमें यह भी है कि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में उसके अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, कौन है? वह होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। बराबर वालों में पहला, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें तो प्रधानमंत्री और इसके अलावा जितने भी संसद के सदस्य हैं वो सभी के सभी बराबर होते हैं। हायरार्की में आप प्रधानमंत्री को उनसे ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास चूंकि अधिकार ज़्यादा होते हैं और तो वो है तो बराबर, लेकिन उसमें वो पहला हो जाता है। तो यही बात इसमें आपको समझनी है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सदस्य करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। प्रधानमंत्री सहयोगी मंत्रियों के परामर्श से ही निर्णय लेता आता। लॉर्ड मार्लो ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपकी, प्रधानमंत्री बराबर वालों में या समकक्षों में प्रथम होता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था लॉर्ड मार्लो ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होना चाहिए। निर्वाचन के लिए 30 वर्ष की आयु नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष नहीं, ऐसा भी नहीं है, अवश्य पूरी होनी चाहिए। और अगला है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये गलत है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। ये थोड़ा मुझे ये सही नहीं बताना है, मैं सही के हिसाब से बता रहा था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा,
आपके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष चाहिए, ये भी सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये गलत है, क्योंकि राज्य विधानसभा के लिए आपको जो उम्र है वो 25 वर्ष ही चाहिए, बल्कि 21 वर्ष चाहिए होती जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें। तो ये वाला गलत होगा, और सही नहीं बताना तो यही वाला सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। और मतदान के लिए 18 वर्ष तो चाहे वो ग्राम पंचायत हो या लोकसभा विधानसभा किसी का भी चुनाव हो, सब में वही रखा जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 173 ख यानी कि बी के अंतर्गत राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में शामिल कौन होते हैं, तो हम ऊपर देख चुके हैं। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद के अंग यही मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 के तहत संघ के लिए एक संसद की बात की गई, तो आपको याद रखना है कि भाग 5 और अनुच्छेद 79 ये संसद के बारे में है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर थे, ये आपको याद रखना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऐसे सवाल भी आपके आरओ और पीसीएस एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो संविधान के 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद हुए चुनाव द्वारा लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और इनका कार्यकाल 52 से 56 तक रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, तो आमुख जो है वो संसद से संबंधित है, और स्थगन भी संसद से संबंधित है, भंग करना भी संसद से संबंधित, लेकिन जो बर्खास्तगी होती है वो संसद से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है लोकसभा के प्रति, और ऐसी बात अनुच्छेद 75(3) में लिखी गई। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा संसद शुरू होती है 11 बजे, मैं आपको बताता हूँ, और तो 11 बजे जो संसद शुरू होती है तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल, और जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का लगभग माना जाता है कि ये शून्यकाल होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय वो शून्यकाल होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद समय को शून्यकाल कहा जाता है, हाँ हमने जो ऊपर बताया, और यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। अगला है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, हमने ऊपर देखा था, ये सर नाम 1954 में दिया गया था, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई थी, तो वो की गई थी शून्यकाल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संसदीय प्रणाली द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समाविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया शून्यकाल है, ठीक है। संसद और संविधान साधन नहीं है, किसके साधन नहीं है, विधिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के। तो संसद और संविधान जो हैं वो विधिक न्याय के साधन नहीं, ये बात आपको याद रखनी। इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, समझने वाले, अब पूछे जाने लगे हैं तो इनको आपको मतलब नोट डाउन कर लेना या अच्छे से याद रखना, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है, अतः संसद और संविधान विधिक न्याय के अधीन नहीं है। नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य स्वतंत्र लोक न्यायपालिका का है। नेक्स्ट है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थित रहे। यानी कि अगर कोई भी सांसद है वह संसद में लगातार कितने दिन तक नहीं जाए तो उसकी संसदी चली जाती है, तो वो 60 दिन होता है, लगातार 60 दिन तक अगर नहीं जाएगा, लगातार 60 दिन चाहिए, ठीक है, तो उसकी संसदी नहीं जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। और ऐसा अनुच्छेद 101(4) में लिखा गया है, कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं रहता है तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो ये आपको पता है इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड की संसद को ये कहा जाता है कि वो महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। तो सर्वसत्ता संपन्न जो संसद है वो कहाँ की, इंग्लैंड की। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो ये होता है 6 वर्ष के लिए, ये आप सबको पता होगा। ऐसे सिंपल सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। और ठीक है, ये जो अनुच्छेद इसमें आ रहे हैं ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होती है और वर्तमान में जो है कुल 245 हैं। इसमें जो 5 सदस्य हैं वो हमने पीओके के लिए छोड़ रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और ऐसा जो जिक्र है वो अनुच्छेद 94(c) में किया गया है। ये अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे।
भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो हमेशा ही ऐसी परंपरा है कि वो विपक्षी दल का नेता होता है। ऐसा कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है, बल्कि ऐसा परंपरा के तहत किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति होती है जिसका सर्वप्रथम 1921 में गठन किया गया था और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 1954 होते थे पहले 15। ठीक है, 1954-55 में इस समिति में कुल 22 सदस्य कर दिए गए और 22 में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 1967 से इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है जिसका मनोनयन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऐसी परंपरा है कि 1967 से बनाया जाने लगा। नेक्स्ट हमारा है कि संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या। हमने ऊपर संसदीय सरकारों की विशेषता देखी थी, तो ऊपर हमने पढ़ चुका है, हम देख चुके हैं कि संसद का के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति जो होता है या संसद के प्रति, वही संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, बाकी कार्यपालिका का नियत कार्यकाल ऐसा नहीं होता है, मतलब संसदीय की विशेषता में नहीं आएगा। कार्यपालिका के लोगों के प्रति उत्तरदायी ये भी नहीं है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है ये भी नहीं, क्योंकि वो तो उसी के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें जो शून्यकाल है वो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं लगाता है। इसके अतिरिक्त बजट सत्र, स्थगन प्रस्ताव और किसी विधेयक निरूपण के लिए मतलब इस पर विधायी नियंत्रण लगता है प्रशासन पर। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला है लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो ऐसा जो है वो केवल एक बार किया गया है, वो भी जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय पे ऐसा किया गया था, एक बार 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। राज्यसभा में क्या कहा गया है कि 250 से अधिक सदस्य होते 250 सदस्य होते हैं कुल, और 12 उसमें से नाम निर्देशित होते हैं। 238 से अनाधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा के बारे में क्या है कि 552 से अनाधिक सदस्य होते हैं और 530 से अनाधिक सदस्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन और एक्स। ठीक है, हालांकि अब ये हटा दिया गया है, ये जो एंग्लो इंडियन 2 मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में या राज्य विधानसभाओं में 1, उनको हटा दिया गया है। इसमें पूछा है कि अंकित एक्स के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। अब इसमें पूछा गया एक्स के स्थान पर किसे रखना ठीक होगा। तो इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि होते हैं उनको रखना ठीक होगा। ठीक है, अब ये एक पूरा चार्ट बना के दिया गया है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और ये 12 राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, 238 ये होते हैं, 530 लोकसभा में होते हैं। इसमें 2 नाम निर्देश अब ये हटा दिया गया, तो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। और इसके अतिरिक्त 20 से अनाधिक राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य को, यानी कि सिंपल सा जिनको हम विधायक कहते हैं। राज्य के विधानसभा के जो विधायक चुने जाते हैं वो जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मताधिकारों का उनको प्राप्त है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। यानी कि वो जो विधायक होते हैं वो लोकसभा के चुनाव में भी अपना सांसद चुनते हैं और राज्यसभा के चुनाव में भी वो मत देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कथन कारण वाले क्वेश्चन। अब ऐसे सवाल बहुत पूछे जाने लगे हैं कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि अब तो संविधान संशोधन कर दिया गया है और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का वो महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। तो ये वाली बात सही है कि अपनी राजनीतिक दल के अंदर कोई चाहे 33 दे चाहे 50% महिलाओं को दे दे, उससे संविधान संशोधन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा और आर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है वही सही नहीं कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा गलत है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बाकी धन विधेयक के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर से पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना बैठ जाना कहलाती है। ऐसे टर्म आप लोग जरूर याद रखेंगे, ऐसे टर्म पे खूब सारे सवाल बनते हैं। मर्यादा से तात्पर्य व्यवहार को संयमित रखने से है। अंतर प्रश्न का अर्थ है संसद में औपचारिक रूप से प्रश्न पूछने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि 1975 के आपातकाल में ऐसा किया गया था और ऐसा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कहा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन से सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, ये सही है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग के बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी सही है। तो तीन के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आप कौन करता है, यह बात आपको याद रखनी, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 108। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो वो है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये अनुच्छेद 368 के तहत आता है, ये आपको पता ही होगा। और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होगा, तभी संविधान में संशोधन माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। नहीं पूछा है तो इसमें पहला वाला सही नहीं है कि विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य नहीं। विनियोजन विधेयक लाया इसलिए जाता है कि वो इमरजेंसी होता है, तो उसमें पारित करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। और विनियोजन जो है वो एक प्रकार का धन विधेयक होता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर केवल सिफारिश देने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अतः राज्य धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित होना अनिवार्य नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी कि विनियोजन विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक का ही एक प्रकार होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव पारित करना, ये हम ऊपर देख चुके हैं कि अनुच्छेद 312 में ऐसी बात कही गई है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और राज्य सूची के लिए नियम बनाना, ये सब राज्यसभा को विशेषाधिकार दिए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ये गलत है। संविधान में संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करना आवश्यक है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है, ये भी गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर संघीय चरित्र में परिवर्तन होगा तो ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो कहीं ना कहीं मूल ढांचे का भाग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे सही बताना है आपको कथन कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि गैर सरकारी विधेयक जो है वो नाम निर्दिष्ट जो व्यक्ति होते हैं वो लोग नहीं जारी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ, नहीं ये भी गलत है। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन जो पत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आजकल लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए निर्वाचन पत्र जो होता है वो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। यानी कि आप कहीं भी, जैसे आप कहीं के भी रहने वाले हैं और पूरे भारत भर में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये वाली बात है। बस आप बशर्ते आपका नाम भारत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कहीं से भी होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य नहीं। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं प्रावधान है, भारत में जो सबसे ज़्यादा मत पाता है वही जीतता है। अगला है, भारत के संविधान में अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो संविधान में ऐसा होता है परंपरा के तहत, लेकिन संविधान में इसका जिक्र ऐसा कहीं नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि डी वाला सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। यही सब व्याख्या में लिखा हो, जो भी व्याख्या अगर इंपॉर्टेंट है उस तरह की तो मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ। ये सब मैं चूँकि बता ही देता हूँ पढ़ने के दौरान, तो इसलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हो तो आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 6। ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के सदस्यों की संख्या 42 है। यहाँ उक्त जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 अथवा 6 हैं, ठीक है। और 8 किसी विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न अधूरा, यहाँ पे 6 की जगह 8 होता है और वही वाला सही जवाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें वहाँ है तो वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। आपको याद रखना मध्य प्रदेश में एसटी के लिए सर्वाधिक है, ठीक है। और कितनी है, तो टोटल 5 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। बिहार उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं तथा गुजरात में 4 सीटें आरक्षित हैं। ये आपको याद रखना कि यूपी और बिहार में एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, लोग किसमें, लोकसभा के चुनाव में, और गुजरात में 4 सीटें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि भारतीय संसद प्रशासन पर किस रीति से नियंत्रण स्थापित करती है, तो वो करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है।
संसद की सामान्य बैठकों के अतिरिक्त संसद के कार्यों का जिम्मा संसदीय समितियों पर होता है। संसदीय समितियों का गठन सभा का सभापति या अध्यक्ष करता है। संसदीय समितियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें यह है, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्त पद संविधानीय वर्जना नहीं है, ये वाला सही है। बाकी सभी के सभी गलत है। कैसे कि लोकसभा राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ये गलत है। हालांकि आज के समय में ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में अब मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशेष स्थान रखते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम मनोनीत, यार ये पुराना बात लिखी हुई है, अब हटा दी गई है। जो एंग्लो इंडियन समुदाय होते हैं हटा दिया गया, 331 को अनुच्छेद को हटा दिया गया। ये मनोनीत वोट नहीं डाल सकते। मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति में तो अपना चुनाव वोट डाल सकते, लेकिन राष्ट्रपति में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उनको राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया होता है। अब ये 3 बड़े बड़े स्टेटमेंट लेके आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति नहीं है कि वह सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्र अवसान होने पर केवल राष्ट्रपति सदन को आहूत कर सकते हैं। जी हाँ, ये सही है। यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा उनके औपचारिक आदेश ना भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, तो 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। जी हाँ, ये भी सही है। अगला है, लोकसभा के भंग हो जाने के ठीक के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। ये भी सही है, ठीक है। तो ये 3 के तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 इज राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर आधारित हो देना आवश्यक होता है, ये वाला ही सही नहीं है, ठीक है। इसमें ये सब आवश्यक नहीं होता, बल्कि 50 सदस्यों की मंजूरी लाना आवश्यक होता है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति नहीं थे कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। जी हाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला है कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा में पारित किए जाते हैं। गलत है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हम ऊपर देख चुके हैं, जीवी मावलंकर थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के बारे में। 360 क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। इससे संबंधित बातें लिखी हुई, आपको बताना है कौन सा सही है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश में सक्षम होती हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। आपका केवल एक उत्तर सही होगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कथन एक सही है क्योंकि ये प्रावधान अनुच्छेद 360 में है और वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। संसद के दोनों सदन 2 माह तक इसका अनुमोदन न करने पर भी यह लागू नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 माह के अंदर अगर दोनों सदन इसका अनुमोदन नहीं करते तो यह हट जाएगा। और दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत? क्योंकि संघ के कार्यकलाप से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ उच्चतम व उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जितने भी संघ के कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले वो अधिकारी हैं, वो सब लोग, और इसके अतिरिक्त जो हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन सबकी सैलरी वगैरह कम की जा सकती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में विचार करना और सही कथन बताना है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का अवश्य हो जाना चाहिए। ये गलत है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के लिए उसे लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है, ठीक है। ऐसी शर्त मंत्री बनने के लिए नहीं होती है, ठीक है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना होगा। हाँ, ये बात सही है। तो केवल 3 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या में भी वही सब बातें लिखी हुई हैं। और ये एक बात आपको ये याद रखनी कि अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा द्वारा की जाती है और वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह नॉर्मल एज ए मतलब संसद सदस्य ही सदस्य मतलब शपथ ले लेता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ये आपको बताना है। जब गतिरोध होता है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, जी हाँ, धन विधेयक को पारित करने में नहीं बुलाया जाता है, संविधान संशोधन में भी नहीं बुलाया जाता। ये बात आपको याद रखना है कि साधारण जब विधि होता है उसमें जब गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक के लिए कौन सा अनुच्छेद हमने ऊपर बताया था, आप लोग बताइए कमेंट करके। 108 होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। तो आपका केवल एक आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे,
इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। यही वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का अनन्य अधिकार होता है, एक्सक्लूसिव राइट होते हैं किस पर? धन विधेयक पर। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। ये बात आपको याद रखना है। इसमें राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात आपको याद रखना। संसदीय प्रणाली का मतलब मूल लक्षण होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही स्टेटमेंट। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या स्वीकार करे संशोधन की कोई शक्ति निहित नहीं होती है। जी हाँ, ये वाली बात सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। ये भी बात सही होती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। नहीं, चर्चा तो होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसी को कहते हैं बजट। बजट को ऑफिशियल रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में बजट पर चर्चा होती है। ठीक है। पारित करने पर उसका विशेषाधिकार नहीं होता है। तो ये वाली बात गलत है। केवल 1 और 2 सही है। एक इसमें ऑप्शन नंबर बी में, तो ये वाला सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। ठीक है। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आ गए हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जब संयुक्त बैठक होती है तो उसमें जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य होते हैं उसके साधारण बहुमत से पारित होता है वो विधेयक। ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ये बात आपको याद रखना कि यहाँ पे साधारण बहुमत लगता है। अब तक केवल 3 बार ही संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई। ये तीनों मतलब बिल आपको याद कर लेने। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निरोधक विधेयक जिसका पोटा लगा था 2002 में बनाया गया था वो वाला। अब इसको पोटा को हटा दिया गया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सही कथन बताना। ये IAS प्रीलिम 2018 में आया भी था कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये बात तो सही है। और अगला है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है कि हम उसके 9वीं अनुसूची में डालने के बाद भी उसके ऊपर निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और ऐसा जो है वो केशवानंद भारती वाले केस में कहा था, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की समीक्षा भारत का सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संसद के ये क्या हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है, सदन को सूचित करती है, जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी जो समिति है वो होती है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सी बातें सही है? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, उसके पास वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए। ये गलत है, उच्च नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के लिए। ठीक है। अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणाधिकार का अधिकार होगा। जी हाँ, ये बात सही है। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 76 का जिक्र होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, वह नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण करता है और सदस्यों को शपथ यही दिलाता है। और ऐसी परंपरा बनाई गई कि जो पूरी लोकसभा में जो या फिर विधानसभा में जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को अस्थायी या फिर प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम निर्धारित करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ये क्रम बार बार पूछा है। डायरेक्ट हम व्याख्या देखते हैं कि सबसे पहले बजट पर चर्चा होती है, फिर लेखानुदान होता है, फिर वित्त विधेयक होता है और फिर लास्ट में विनियोग विधेयक होता है। ये एक क्रम है, इसको आप रट लेंगे एकदम से इस क्रम को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर, लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विस्तारित है। जी हाँ, ये बात सही है। भारत के 84वें संविधान संशोधन ने 42वें संशोधन द्वारा आरोपित निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन पर लगे रोक को उठा दिया था। ये बात भी सही है। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। इसमें कथन क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। क्या ये बात सही है?
ऐसा नहीं है, कानून के समक्ष राष्ट्रपति भी समान होता है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान के तहत कुछ विशेष अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन पर समानता का सिद्धांत ही लागू नहीं होता। ठीक है, अनुच्छेद 14 में समानता का सिद्धांत आता है और अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने प्रति कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यानी कि आपका कथन 1 गलत होगा और कथन 2 सही होगा। कथन 1 असत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले हम आ गए हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, और ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा की अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है। तो लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, हमने अभी ऊपर देखा, वो शपथ दिलवाता है और नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक कार्यभार ग्रहण करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज्य के मानकों के विपरीत हैं। तो इसमें एकल सामान्य अखिल भारतीय सेवा, जी हाँ ये भी है, और एकल राष्ट्रीय एकीकृत न्यायपालिका ये भी है। ये दोनों की दोनों जो है वो कहीं ना कहीं अध्यक्षात्मक वाली विशेषताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति नहीं होती है, तो ये बात तो सही है, लेकिन इसमें लिखा नहीं होती, तो ये आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, और ऐसा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में ये सब बातें लिखी हुई हैं। अगला है सुंगुलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों की गई थी। तो सुंगुली समिति के बारे में आपको जानना है। सुंगुलू समिति की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो प्रधानमंत्री नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इसकी तिथि को सूचना भेजेगा। ये गलत होगा। इसके निर्वाचन के लिए प्रधानमंत्री ऐसी कोई तिथि जारी नहीं करता, ये बात आप याद रखेंगे। अगला हमारा स्टेटमेंट है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ये बात एकदम सही होती है। अगला है इस समय नियति तिथि के पूर्व दिन दोपहर से पहले किसी समय कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। ठीक है, यही बात इसकी व्याख्या में लिखी हुई है। ओके, अब हम आ गए 76 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके उसको हटाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सदन में बहुमत वाले दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, ऐसा कुछ भी नहीं है। सदन की कुल सदस्यता के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके, ऐसा भी नहीं है। सदन की कुल सदस्यता से कम 2/3 सदस्यों द्वारा, ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल क्या है कि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा अगर कोई संकल्प पारित किया जाता है तो इससे लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी व्याख्या में यही सब बातें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं। तो वो जो दिए गए हैं वो उनकी जनसंख्या के अनुसार दिए गए हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मतलब पता होगा कि यूपी में कुल राज्यसभा में 31 सीट है और सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि संविधान में 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध करता है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित से स्थानों की संख्या 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पहला है कि ऐसे संगठनों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर एक संगठन हो। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। और दूसरा है कि ऐसे सदस्यों का संघ जिनकी संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम 1/3 हो। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है। और तीसरा है ऐसे सदस्यों का संघ जिनकी संसदीय कार्य का एक विशिष्ट कार्यक्रम हो। ये वाला भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं 70, इसमें यही सब बात लिखी हुई है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि संसदीय दल या गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। उनका सदन के अंदर और बाहर संगठन होना चाहिए। ऐसे संघ में सदस्यों की संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 हो। आम चुनाव के समय उनकी एक अलग विचारधारा और एक संसदीय कार्यक्रम की घोषणा की गई हो जिस पर वे चुनकर सदन में आए हों। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की विधायी शक्तियों में विधियां बनाना सम्मिलित है। तो इनमें से कौन कौन सी बातें उसके लिए सही है। समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं प्रमाणित किसी भी विषय पर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य सूची की प्रविष्टियों के संबंध में यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इसे वांछनीय माने तो भी सही है। किसी देश के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए चाहे वह राज्य सूची में आता है, ये भी सही है। तो इन तीनों पर कि जो राज्य केंद्र की संसद है वो कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित कथन में कौन सा कथन सही है।
1950 में भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद उपाध्यक्ष के पद को और अधिक प्रमुख स्थान दिया गया प्राप्त हुआ, ये भी सही है। उसका निर्वाचन सदस्यों के मध्य से ही होता है, जी हाँ। वह पद पर तब तक बना या बनी रह सकती है जब तक वह सदन की सदस्य या सदस्य बनी रहे, जी हाँ, ये भी बात सही है। तो ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें जो बी वाला है वो सही नहीं कि ऐसी अधिसूचना 6 मास तक विधिमान्य रहती है। कैसी अधिसूचना? जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो 6 महीने तक ही लागू होता है, तो बी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित नहीं होगा, ठीक है, जो अल्प का जिसको प्रोटेम स्पीकर हम बोलते हैं। और नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त होता नहीं, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, जी हाँ, ये हम ऊपर देख चुके हैं। जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ जो व्यक्ति होता है उसको बनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर कि संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो आपका डी नंबर है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो नए राज्य जो बनता है उसमें जो संविधान में संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आती है, तो यही वाला आंसर सही होगा। उसके तहत ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्वाचन सरकार इलेक्टोरल गवर्नमेंट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो डी वाला है, भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कानून की वैधता की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, यही वाला जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जो परिसीमन वाला मामला होता है इसके कानून की वैधता को उच्चतम न्यायालय में आप मतलब समीक्षा है तो नहीं भेज सकते, ना ही वो उसको समीक्षा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें जो बी नंबर है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि अब ये इस समय में ये सही हो जाएगा क्योंकि अब इसको हटा दिया गया है, तो उस हिसाब से जब पूछा गया था 18 में उस समय ये आंसर सही था, लेकिन वर्तमान में ये आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 331 को रद्द कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये प्राप्त है संसद को। वैधानिक मतलब विधि वगैरह बनाने का अधिकार किसको, तो वो संसद को है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, जी हाँ, लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनके द्वारा नहीं किया जाता है। और भारत की जनता द्वारा, विधान परिषद इनके द्वारा नहीं, केवल जो है विधायक होते हैं जो राज्य के विधान सभा वाले, वो लोग राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। अगला है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत का कार्यकारी प्रमुख जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। यह केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख एवं राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पदमुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसमें जो है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है CAG कैग, उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, जी हाँ, ये वाली बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट और लेखानुदान के बीच अंतर पर चर्चा करनी है आपको। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, किंतु अंतरिम बजट में व्यय और आवर्ती दोनों को शामिल किया जाता है, जी हाँ, ये बात सही है। दूसरा है स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ऐसा नहीं है, ये उल्टा बात इसमें लिखी हुई है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान से पूर्व नए वित्त वर्ष का आरंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान पारित किया जाता है। इसे स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत करती हैं। अंतरिम बजट में व्यय एवं आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बजट वित्तीयन में निम्न चरण शामिल। हमने ऊपर देखा था इन बजट की जो ये पूरी प्रक्रिया होती है इसके बारे में पूरा पढ़ा था, किसके बाद क्या क्या सीक्वेंस आता है। तो इसमें आपको पता है इसमें बताना है कि इनमें कौन कौन से चरण शामिल या कौन इसमें शामिल नहीं है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें बजट पर चर्चा सर्वप्रथम होती है, उसके बाद बजट का प्रस्तुतिकरण होता है और फिर विनियोग विधेयक पारित होता है। लेखानुदान जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये तीन जो हैं ये बजट की जो वित्तीय विधान होता है उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होती, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धन विधेयक के संदर्भ में आपको विचार करना है कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही पारित किए जाते हैं, तो ये वाली बात एकदम सही, धन विधेयक सरकार ही लाती है। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है।
क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है। ये लाइन आपको याद रखनी कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, ठीक है। तो पहला गलत और दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में आता है, ये अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना के बारे में विचार करना। इस परियोजना के तहत ऐसी प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का विकास करना जिससे फसल उत्पादन की लागत शून्य हो। जी हाँ, ये बात एकदम सही। यह जैविक खेती से संबंधित नहीं। शून्य बजट प्राकृतिक योजना जो खेती है वो जैविक खेती से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसा आरओ पीसीएस का एग्जाम उसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में कथन सत्य बताना। यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर दिया जाता है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है, राज्यसभा इसका प्रयोग नहीं कर सकती। स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। इसमें सरकार की निंदा की जा सकती है। जी हाँ, ये भी सही है। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है, ये भी सही। तो दूसरा इसमें केवल गलत है, बाकी 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1, 3, 4 किस में आता है। ये आता है आपके ऑप्शन नंबर डी में, 1, 3 और 4 डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 75 के संबंध में कौन से सही है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जी हाँ, ये सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। जी हाँ, ये भी सही है। और मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ये गलत है, बल्कि की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 और 3। यही बात अनुच्छेद 75 में लिखी गई है, ठीक है। सॉरी, अनुच्छेद 75 में मतलब ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अवधि के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। जी हाँ, एकदम सही। 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा की अवधि के बारे में। तो इसके ये गलत हो जाएगा। इसके 2/3 नहीं, इसके 1/3 सदस्य हर साल रिटायर होते हैं, ठीक है। सॉरी, हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है, ये बात सही है। तो केवल बी, मतलब केवल 2 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, ये सही है। और अगला है लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग व्यापार के कुछ जानवर शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उद्योग एवं व्यापार के सदस्य नहीं होते, बल्कि 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो दूसरा वाला गलत होगा, केवल 1 इसमें सही जवाब होगा, ओके। अब नेक्स्ट देते हैं, अब 100 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। और ये है लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और इसमें तथा संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है। इसमें सही बताना है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पुरानी वित्तीय समिति ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें लिखी गई सारी बातें तो सही है कि यह सबसे पुरानी भी है और विपक्ष के सदस्य को इसका सभापति नियुक्त किया, लेकिन ऐसा जो है ये संवैधानिक प्रावधान के तहत ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक प्रथा के तहत ऐसा चला आ रहा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है तथा वर्ष 1967 से चली आ रही प्रथा के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101 नंबर। ये कहता है कि संसदीय कार्यवाही के अंतर्गत आने वाला शून्यकाल एक संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये गलत होगा, शून्यकाल ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यह दोपहर 12 से 1 बजे के बीच चलने के कारण शून्यकाल कहा जाता है, किंतु फिर भी यह स्थायी नियम नहीं है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। 7वीं लोकसभा में शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक चलता रहा, ये बात भी सही है। 9वीं लोकसभा में शून्यकाल कभी कभी 2-2 घंटे चलता रहा, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। हम इससे पहले शून्यकाल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित कथनों पर विचार करना। तारांकित प्रश्नों का सदन में लिखित उत्तर दिया जाता है तथा ऐसे प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये गलत है क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है। अतारांकित जो क्वेश्चन होते हैं उनका लिखित उत्तर दिया जाता है और उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं होते, ठीक है। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा ऐसे प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अतारांकित नहीं, ये तारांकित होते हैं। ये दोनों बातें रिवर्स लिख दी गई। और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न है जो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले के हों। जी हाँ, ये सही है। तो केवल इसमें 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लोकसभा के विघटन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? लोकसभा विघटित होने के बाद सभी विधेयक समाप्त होते हैं या नहीं? जी हाँ, तो ये वाली बात एकदम सही है।
ये मतलब सभी विधेयक समाप्त होते हैं लोकसभा के विघटन के पश्चात। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया समाप्त हो जाते हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया हो तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, ये भी सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 और 3 है वो सही होगा, और ये सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि ये वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अनुच्छेद 107 ये आप याद रखेंगे। इसके अनुसार लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयकों पर क्या प्रभाव होता है। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों। ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी विधेयक अगर वह लोकसभा में लंबित है तो जैसे ही लोकसभा विघटित होती वो विधेयक भी मतलब कोलैप्स कर जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आया है, वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया हो तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो नए सदन द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो ये 3 बातें आपको विधेयकों के विघटन से संबंधित याद रखनी, और इनका अनुच्छेद 107 है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। जी हाँ, ये सही है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए आवश्यक कि वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए बस। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर होता है, ऐसा भी नहीं है, जनसंख्या के आधार पर होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष विधेयक से पारित होना आवश्यक है। तो ये होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक, और अनुच्छेद 308(2) के अंतर्गत संविधान संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जाता है, और इसमें उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत से पारित करने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी मिलने पर वह संशोधन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 25 सदस्य हो सकते हैं। ये गलत है, 25 नहीं 22 होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग व्यापार के होते हैं, ये भी नहीं है, हमने ऊपर देखा है। तो डी वाला हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, संसद में नियम 377 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। ये 377 जब संसद की समिति चलती है, मतलब संसद का सदन चलता है, तो कई बार इसका जिक्र आता रहता है, तो इसको जानना जरूर। संसद का नियम 377 के बारे में क्या है कि नियम 377 के उपबंध का प्रथम बार प्रयोग 14 मई 1996 को किया गया, जब पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य के साथ दिए गए दुर्व्यवहार संबंधी मामले को उठाया गया था। ये सही है। जो सदस्य नियम 370 के अधीन कोई मामला उठाना चाहता है वह संक्षेप में मुद्दा बताते हुए और साथ ही उसको उठाने का कारण पेश करते हुए लिखित रूप में महासचिव को सूचना देता है। ये भी सही है। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 और 2 सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सदन की बैठक के आरंभ में आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों से उत्पन्न मामलों पर चर्चा की जाती है जिनका उत्तर सदन में दिया जा चुका हो। ये गलत है। ठीक है, अच्छा, इसका टाइमिंग जो है 5 से 5:30 के बीच होता है, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इस प्रकार की चर्चा को उठाने के लिए पूर्ण सूचना की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है, बल्कि पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण नहीं बल्कि पूर्व होना चाहिए, पूर्व सूचना दी जाती है, तो ये भी गलत होगा। डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन हमारा है 109 नंबर। ये हमारा 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ। राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा सही कथन आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है, संसद ही नए राज्य को बनाती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान किया गया है। ये भी बात सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत है, क्योंकि नए राज्य के निर्माण या उसके निर्माण के बारे में जो संविधान में संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य वे विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहले विधानमंडल उसको पास करके संसद के बाद भेजता है, और विधानमंडल, यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, विधानमंडल जो पारित करके भेजता है वो विशेष बहुमत से होता है, लेकिन उसके बाद संसद जो है इसे साधारण बहुमत से पारित करती है। तो ये वाला सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या में भी यही बात लिखी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि संविधान की प्रक्रिया के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
गलत है। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कहीं भी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। ये एक तरह का नियम बना हुआ है लोकसभा या लोकसभा की कार्यवाही जो रूल्स होते हैं उनमें बना हुआ है, ऐसा संविधान में जिक्र नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है, क्योंकि सरकार जो है वो लोकसभा के सदस्यों से चलती है, ना कि राज्यसभा के सदस्यों से। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा केवल 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, व्याख्या है कि अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है। इस आधार पर लोकसभा ने नियम 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था की है। संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यही बात आपको याद रखनी है, इस शब्द का अविश्वास प्रस्ताव का। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको भारत की संचित निधि से वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है, इसको भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भी भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको भारत की संचित निधि से वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है, जिस राज्य का वो न्यायाधीश होता है। लेकिन यहीं पे आपसे ये पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का जो पेंशन है वो कहाँ से मिलती है, तो पेंशन राज्य के केंद्र के वित्त संचित निधि से मिलती है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ में व्याख्या में वही सब बात लिखा हुआ कि वो उसकी मदद वगैरह करता है लोकसभा अध्यक्ष की। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, की घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त 1954 को की गई थी। ये एकदम सही बात है। राज्यसभा 1954 में गठित हुई 23 अगस्त 1954 को। भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्लियामेंटो सुधारों से हुआ। ठीक है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 1909 के मार्लियामेंटो से नहीं, बल्कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से हुआ था। ठीक है, द्वितीय सदन का प्रारंभ हुआ था। तो दूसरा वाला गलत होगा, पहला वाला सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या में भी यही सब बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विभागीय स्थायी समिति के बारे में। इसमें हमारा पहला विभागीय स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्थायी समिति बजट चर्चा के दौरान संसद को ज़्यादा बेहतर ढंग से मदद करती है। ठीक है, तो और दूसरा है इस समिति का एक उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अत्यधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि विभागीय स्थायी समितियों का गठन 1993 में हुआ था। स्थायी समितियां निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। समितियों को भेजे गए विधेयकों की समीक्षा करना, मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करना और सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने पर इनकी समीक्षा करना, और विभागों के बजटीय खर्च की जांच करना। तो ये सब काम करती हैं, ना कि संसद को बेहतर बनाती हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही वगैरह ये विभागीय समितियों का कार्य नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 115 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित देना आवश्यक होता है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है, और आपको सही नहीं वाला बताना है। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई, यही गलत हो जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब है कि यही वाला आपका सही जवाब है, क्योंकि आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आप तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब आपके पास कम से कम 50 सांसदों का लिखित रूप से हस्ताक्षर चाहिए होता है। ये सब और इसके अलावा भी और बहुत सारी नियम एवं शर्तें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य होता है। ये सही है। राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं, ये भी सही है। ठीक है, बाकी इसकी व्याख्या में यही सब लिखा हुआ है, और बाकी अविश्वास प्रस्ताव वगैरह जो है वो लोकसभा के नियम 198 में इसका जिक्र किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संशोधन विधेयक 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये 2018 वाला मानवाधिकार आयोग था। ठीक है, उसके बारे में ये उस समय करंट में क्वेश्चन था तो पूछा गया था, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी इसमें संशोधन होकर नया आ चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, आपको बताना है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये एकदम गलत है, क्योंकि भारत राजतंत्र है ही नहीं। ठीक है, भारत का संविधान, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं, वो तो अमेरिका का है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, जी हाँ, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है धन विधेयक से संबद्ध गतिरोध होने पर, आयोजित
नहीं किया जाता है। संविधान में संशोधन संबंधी गतिरोध पारित करने के लिए इसमें भी नहीं किया जाता है, ठीक है। ये होता है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट है एक ऐसे विधेयक के पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ये वाला सही हो जाएगा, केवल 3 इसका सही जवाब है। और धन विधेयक हम कई बार देख चुके हैं, आपके अनुच्छेद 108 में आता है। अगला 119 नंबर क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस कृति के बाद वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति दे देता है, ठीक है, तब वह एक अधिनियम बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये गलत होगा, वो संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये सही बात है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी सही है। तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 2 और 3। और ये सब जो है जिक्र अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया। और दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का वर्णन किया गया है। तो ये गलत होगा कि बजट हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग होता है, ना कि बजट शब्द का। तो ये वाला गलत हो जाएगा। और पहला वाला सही है कि वर्ष 1921 में एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, ना कि बजट शब्द का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अनुदान की मांग के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है, जी हाँ, एकदम सही बात है। राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग की जा सकती है, नहीं, ये एकदम गलत बात है। राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होता है। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे, बाकी के तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या में भी यही सब बात लिखा हुआ। और बाकी आपको याद रखना कि अनुदान से संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद है वो 113 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिसे संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तदर्थ समितियां प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि तदर्थ समितियां जो हैं प्रतिवर्ष नहीं निर्धारित होती, जबकि इनकी ज़रूरत लगती तब निर्धारित की जाती हैं। लोकसभा की स्थायी समिति में 3 वित्तीय समितियां यानी लोकलेखा समिति, प्राक्कलन और सरकारी उपक्रम समिति का विस्तृत स्थान है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। इसकी व्याख्या में भी यही सब बातें लिखी हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 124 नंबर। तो भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया राज्य स्तर पर शुरू हुई जब 1953 में आंध्र प्रदेश में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। ये सही बात है। केंद्र में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया 1957 में शुरू हुई थी, ये गलत है, ठीक है। ये 1977 में हुआ था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह है, कब से गठबंधन सरकार हुई, ये सब बारे में डिटेलिंग इसमें लिखी हुई है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है अतारांकित प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जो मौखिक उत्तर पाने के लिए इच्छुक किसी सदस्य द्वारा सभा में पूछा जाए और जिसका विभेद तारांक लगाकर किया जाए, ठीक है। और किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसका संबंध में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया गया हो, उसको स्पष्ट करने के प्रयोजन से सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न अनुपूरक प्रश्न कहलाता है, ठीक है। और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न वे होते हैं जिनका कोई सदस्य पूरे 14 दिनों से कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता है। तो ये वाला सही है और ये वाला सही, पहला वाला गलत है, क्योंकि वो तारांकित के बारे में बात लिखी हुई थी, ना कि अतारांकित के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ये तारांकित वगैरह के बारे में हम ऊपर देख चुके हैं पहले ही इसकी व्याख्या, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। बाकी आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करिए, या फिर मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम की बुक होती है उसमें जो पीछे परिशिष्ट दिया होता है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो वहीं से आते हैं आपके सभी एग्जाम्स में, वो मैं आपको करा रहा हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के वो वीडियो को भी देख सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के तहत निर्णय प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी है। पीबीपीटी अधिनियम के तहत किन जगहों पर 3 अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम 198 के तहत व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। भारत का प्रधानमंत्री इसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये सब आपने देखा कि नियम 198 के तहत विश्वास प्रस्ताव
के बारे में बात होती है। अगला है कि अगस्त 2016 में राज्यसभा में जीएसटी विधेयक, ये वो उस समय करंट में था तो पूछा गया था, इसको हम स्किप कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। ये एकदम गलत बात है। जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व अलग अलग होता है। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, ये भी गलत। ये एकदम सही बात है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ये भी सही बात है। तो केवल 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? तो वो जो है विनिवेश प्राप्तियां जो है वो राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं होती, बल्कि वह विनिवेश जो है वो सरकारी उपक्रमों को मतलब बेच वगैरह करके प्राप्त किया जाती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित होता है? तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा यानी पीएमओ के द्वारा संचालित होता है। ओके, नेक्स्ट है कि संघ की परीक्षा, संघ की रेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो वो प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष, और ऐसा अनुच्छेद 149 में जिक्र किया गया है। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई, हम अपने ऊपर के अन्य क्वेश्चन में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी वाला सही नहीं कि औद्योगिक श्रमिकों की मांगों को दबा देने संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना। जी हाँ, ये संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उन्मुक्त या दिवालिया हो, तो अगर वो दिवालिया होगा तो वह अयोग्य हो जाएगा। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, ये भी सही बात है। विक्षिप्त या दिमाग वाला हो या एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित कर दिया गया हो, ये भी सही बात। तो ये चारों के चारों ही सही है। इसका मतलब चारों के चारों अगर होंगे तो आप भारत में किसी भी सदन के लिए सदस्य नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ओके, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधेयकों में से इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने के संसद की एक संयुक्त बैठक के अध्यक्षता कितनी बार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसमें जो है केवल साधारण विधेयक में ऐसा होता है, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को, किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने सप्ताहों तक रोक कर रख सकती है? तो केवल 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन तक केवल रोक कर रख सकती है। ठीक है, और ऐसा अनुच्छेद 109 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता? तो इसमें जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये जो है केवल लोकसभा में ही पहले रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए हैं? ठीक है, यानी किसकी सरकार अविश्वास मत के कारण चली गई है? तो इसमें जो है हमारे 2, 3 और 4 सही आंसर हो जाएंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकार अविश्वास मत से गिरी है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जीवी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। भारत के संसदीय इतिहास में अब तक 26 बार सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मोरारजी देसाई को छोड़कर उपरोक्त सभी प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के बारे में बताना है। कथन सही है, अधिकतम संख्या 250 है राज्यसभा में। जी हाँ, एकदम सही बात है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी एकदम सही बात है, और 12 मनोनीत होते हैं। अखिल भारतीय सीमाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के समान रूप से विधायी शक्तियाँ नहीं, इसमें इसकी अनन्य शक्तियाँ हैं, ना कि उसके समान है, यानी कि इसको ही भी शक्ति मिली हुई, लोकसभा को नहीं मिली हुई है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी विधेयक 2006, ये इंपॉर्टेंट है, एक्ट इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह अधिनियम वनवासी अनुसूचित जनजातियों के जिनका 25 अक्टूबर 1980 के पूर्व वन भूमि पर दखल है, वन अधिकारियों को मान्यता प्रदान करता है। देखते हैं, इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का भार संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों स्तर पर होता है, और यह अधिनियम वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को कुछ वन्य अधिकारों की मान्यता देता है और उनमें निहित करता है। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। ये आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसके बारे में, और आपको इसको एज इट इज रट लेना है। आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ी देर की क्लास और बची है। ठीक है, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निवारक निरोध के बारे में कौन सा कथन सही है? निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत खंड 4 व 5 में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था
तो वह उससे पहले ही जेल में था। ये भी एकदम सही बात है। निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना 24 घंटे के अधिक कारागार में रह चुका है। ये गलत है, तो केवल 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22 में ये सब बातें जिक्र की गई हैं, हम ऊपर देख चुके हैं। बाकी आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्धारित नहीं हो जाता है यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है या हुई है उससे निष्कासित कर दिया गया हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आपको बताना है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह सदन के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए। यही वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसकी व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वो स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक बार समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो इसमें जो आपके गुलजारीलाल नंदा है, ठीक है, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इन लोग ने मतलब एक से अधिक बार समयांतर के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी इंदिरा गांधी भी बनी है और जवाहरलाल नेहरू बनी, पर इनमें क्या है कि ये लोग लगातार मतलब इंदिरा गांधी तो बनी है, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू क्या है ये जब बने ये तो नहीं बने हैं मतलब 2 बार, और नेहरू बने तो समयांतर इसमें नहीं था, ये लगातार बने थे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित ही नहीं हुआ? तो ये बार बार पूछा जाता है। चौधरी चरण सिंह जो थे वो कभी भी संसद में नहीं गए थे क्योंकि बहुत कम समय के लिए बने थे। ठीक है, मात्र शायद 13 दिन के लिए। अगला है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ पे हुआ? तो वह अनुच्छेद 352 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर। ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में खूब बनते हैं। ठीक है, बाकी इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य होते हैं? ठीक है, तो इसमें मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, ये भी सही है, और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन ये मतलब सचिवालय नहीं करता है। तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो ये देते हैं अटॉर्नी जनरल। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो वो की जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, और इनका जो जिक्र अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताना कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये कथन सही नहीं कि उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति हटा सकते, बल्कि इसको उसी आधार पर हटाया जाता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। नेक्स्ट है कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होती है हमारे संसद की। ये बात आपको याद रखना है, राष्ट्रपति इसमें सही जवाब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समितियों की बैठक में उपस्थित रहता है? तो वो रहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके, नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है, हमने अभी ऊपर देखा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो वो आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये वरीयता क्रम दिया हुआ है कि अगर कहीं पर भी ये सारे लोग इकट्ठा हैं तो कौन किस क्रम में बैठेगा, यानी कि किसका क्रम क्या है देश में। तो नंबर 1 पर राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं अपने अपने राज्यों में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं तथा उप प्रधानमंत्री आते हैं, और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश आते हैं, और फिर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत था? तो ये था 333 के तहत, हालांकि अब इसको हटा दिया गया है तो अब ये उसमें नहीं रह गया। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो वो होता है 101/10। ठीक है, कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए, तभी वो कोरम पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं त्रिपुरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करके इसको हटाया जाता है। ठीक है, इसमें 2/3 वगैरह बहुमत की जरूरत नहीं लगती है, और ये सब हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 54 में निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? जब वोट बराबर हो जाते हैं तभी वह वोट करता है। ठीक है,
और ऐसा जिक्र संविधान के अनुच्छेद किसमें 101 में है। ये अनुच्छेद आपको जो मैं बताता हूँ ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता, वह यह है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। मत बराबरी की व्यवस्था में वहाँ मतदान कर सकते हैं, यही वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं, बल्कि वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है तो वह तृतीय वाचन में होती है। ये बात आपको याद रखना, आम बहस तृतीय वाचन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा से संबंधित कथनों पर कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ये सही कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, तो उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं देता है, संसद भंग नहीं होती, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। नेक्स्ट है राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जो है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये सब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपके PCS ROR एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसा जिक्र कहाँ पे किया गया कि वह उस पदेन अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति 89(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्यों? क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वह ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, वह लोकसभा की भी कार्यवाही में भाग लेता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही बताना है आपको, ठीक है। यह भंग नहीं की जा सकती, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जी हाँ। इसके सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, नहीं 30 वर्ष है, तो केवल 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो वो उपराष्ट्रपति नहीं है। अगला है कि सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा, तो यह राज्यसभा के बारे में ऐसा जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह क्या हो, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो कब बना सकती है, तो ये इसमें सभी चारों सही स्टेटमेंट हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, ठीक है। तो ये चारों के चारों सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न क्रियाविधि से कौन ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, तो इसमें यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो इसमें डी नंबर कथन सही है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और इसके जिक्र का अनुच्छेद 109 में। यह सब बार अनुच्छेद हम देख चुके हैं, इसलिए मैं आपकी मतलब ऊपर कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं इसकी व्याख्या वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है, तो वो पारित किया जाना होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 में ऐसा जिक्र किया गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कब होता है, जब एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने पर दोनों सदन में मतभेद हो। ये हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें केवल 4 ऑप्शन हो जाएगा और ऐसा अनुच्छेद 108 में जिक्र किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो फिर वही वाली बात है, साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसमें जुर्माने अथवा अर्थदंड से संबंधित जो है वो धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया, और धन विधेयक का जिक्र किस अनुच्छेद में है, 110 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक जिसे केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय जिसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि अगर वो धन विधेयक नहीं तो जाहिर सी बात किसी भी सदन में प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसकी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और विनियोग विधेयक के बारे में किस संविधान के अनुच्छेद 116 में जिक्र किया गया है, ओके। नेक्स्ट है कि सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित होते हैं, इन चरणों का आपको मतलब क्रम बताना है, ठीक है। इसमें क्रम नहीं बताना बल्कि इसमें से कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो इसमें बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट पर चर्चा होती है, ठीक है। और विनियोग विधेयक को पारित करना ये भी इसमें शामिल होता है, ठीक है।
लेखानुदान इसमें शामिल नहीं होता, बल्कि वित्त विधेयक को पारित करना इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3 और 5। ओके, नेक्स्ट है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? ये 15 और 7 का अनुपात होता है, तो कितना बन जाएगा? 2 और 1 का अनुपात में। हाँ, यानी कि कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। वही सब बातें इसमें भी लिखी गई हैं। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी में। तो यही वाला सही है कि एस्टीमेट कमेटी में उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति यानी कि होती है, उसमें 30 के 30 समिति जो सदस्य जो हैं वो लोकसभा के होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। और इसका गठन 1950 में हुआ था। यह एक संसदीय समिति जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो वो अल्पसंख्यक कल्याण के मामलों में गठित नहीं की गई है, ठीक है। तो ये इस प्रकार कुल 189 क्वेश्चन हो गए। विधायिका वाले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे विधायिका से रिलेटेड, केंद्र की विधायिका से रिलेटेड, सब इसमें कंप्लीट कवर हो गए हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी? थोड़ा लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आप लोग इसको स्पीड पे करके देख सकते हैं। ये तो 1-1 घंटे में आराम से कवर हो जाएगी। बाकी आपको मेरा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? अगर वीडियो यूजफुल लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर का मैं बता दूं आपको, 1 मिनट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा न्यायपालिका पे होगा, ठीक है। इसमें अब इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, ये छोटे छोटे लेक्चर बनेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।